गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। चलिए फिर बताइए, फिर पिछली मुलाकात में क्या बात हुई थी, कहां तक हम बात कर चुके थे और क्या करना है। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का कंडीशन तक हो गया है। अच्छा, मतलब पिछली मुलाकात में अपन ने ये बात कर ली है कि मतलब कौन कौन कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है कि नहीं। राधे राधे टीना जी, बहुत बढ़िया है कि नहीं। चलें, तो बात करनी हमें क्या, कि हमें जानना है। हमने ये बात कर ली। अच्छा, इसका क्वेश्चन ले लिए थे क्या, कि कौन शो करेगा, कौन शो करेगा, इसके क्वेश्चन हो गए थे। ठीक कर लिए थे अपन ने, 3 सिग्मा बॉन्ड वाले क्वेश्चन लिए थे अपन ने, ट्राई कर लिए थे। मिथेनॉल वाटर H2O2 ये हो गया था। मिथेनॉल वाटर H2O2 ये डन था क्या। प्लीज एक बार हाँ लिखें, आगे बढ़ें। ओके ग्रेट, शाबाश, थैंक यू आयुषी। चले आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखना है, आज है खेल थोड़ा जहरीला। आज सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन आज का खेल थोड़ा शानदार है, ध्यान दीजिएगा, समझने लायक है। चलिए भाई, तो बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। देखिए देखेंगे आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फॉर्मर्स। ठीक है भैया, ऐसा समझते हैं खेल को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फॉर्मर्स। ठीक है, तो आज समझने वाले अपन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कन्फॉर्मर्स को शो करने के लिए। तो अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन की, ये होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के, दो टाइप के। एक होता है हमारा 100 हर्ट्ज। अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन की, दो टाइप। एक होता है 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन, एंड सेकंड वन इज न्यूमैन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। चलिए समझते हैं खेल को कि 100 हर्ट्ज और न्यूमैन में क्या मामला बनता है। मैं मॉलिक्यूल बना लूं और फिर बात करते हैं इसकी। देखें, थैंक यू भैया। देखिए 100 हर्ट्ज और न्यूमैन प्रोजेक्शन में ज्यादा फर्क नहीं है। आपको मैं संबंध भी दिखाऊंगा कि होता क्या है। लाइटिंग थोड़ी अजीब सी है, हाँ इसी से सामने लाइट आएगा, है ना। दिखाई दे रहा आपको ये, कोई दिक्कत तो नहीं है विजिबिलिटी में, बताएं, पक्की बात है। ओके ग्रेट, शाबाश। चलें तो देखते हैं 100 हॉर्स और न्यूमैन। अब आपको दिखाऊंगा मैं कि दोनों में फर्क क्या पड़ता है। देखें, जब आप जैसे कि मान लीजिए इस इथेन मॉलिक्यूल को ऐसे साइड से देख रहे हैं, ऐसे साइड से देख रहे हैं ऐसे, तो आपको सारे बॉन्ड दिखाई दे रहे होते हैं। देखो ना, आप सारे बॉन्ड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। आपको घोड़े की तरह दिख रहा होता है। आगे ये दो पैर दिख रहे होते हैं, ये दो पैर पीछे दिख रहे होते हैं, एक मुंडी और एक पूंछ। अरे मामला बिल्कुल घोड़े की तरह दिख रहा होता है। नाम है इसका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, जब साइड से देखते हैं। अच्छा, साइड से देखने पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई दे रही है क्या, क्या मुझे ये साइड से देखने पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई देती है क्या। इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई दे रही है कैसे देखने पर, बिल्कुल दिख रही है, सारी वैलेंसीज भी दिख रही है। आ रहा मामला ऐसा, इसे बोलते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, जब सारे बॉन्ड दिखाई दे रहे हों। ठीक है भैया, मतलब मैं कह सकता हूं कि 100 हॉर्स प्रोजेक्शन हम कब लेते हैं, जब क्या हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड वहां पर दिखाई दे रहा हो, हाँ कि ना। चलिए तो हम कह सकते हैं, हम जब पहला ले रहे हैं ए 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, तो हम 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में हम कह सकते हैं कि वो प्रोजेक्शन है जिसमें हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई देता है। ठीक है भैया, तो इन दिस प्रोजेक्शन, in this projection carbon carbon bond is visible. इन दिस प्रोजेक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज विजिबल, कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां पर दिखाई दे रहा होता है। ठीक है भैया, एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं मामले को। अगर देखें एग्जाम्पल, तो हम कह सकते हैं कि होने क्या वाला। देखें, जैसे अपन ने देखा इसी मॉलिक्यूल, ये हमारा कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है।
तो कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं हम सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। अगर मैं इसे इथेन मॉलिक्यूल में चाहता हूँ कन्वर्ट करना, तो सारे बॉन्ड पर मुझे हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे, लाइक दिस, ये एच ऐसा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है दिखाई दे रहा है, ये कौन है, कार्बन, और ये भी कौन है, कार्बन। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको दिखाई दे रही है, तो बोलते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ऐसा एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखते हैं कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या मामला बनता है। बात करते हैं पार्ट बी। न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन थोड़ा अलग प्रोजेक्शन है, ठीक है। देखना इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कि देखा जाए ऐसा, जब आप ऐसे देखेंगे इस मॉलिक्यूल को, अगर ऐसे देख रहे हैं आप, तो बताएं क्या कार्बन के ठीक पीछे कार्बन आगे है क्या? क्या कार्बन के ठीक पीछे कार्बन आगे है क्या? बताओ यारों, है ना। और पहली वैलेंसी के ठीक पीछे दूसरी वैलेंसी, आगे के पीछे दूसरी वैलेंसी, इस तरीके से। मतलब इस केस में को कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई देने वाली नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। चलें, तो इसे दिखाएं कैसे। फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को दिखाने के दो तरीके लेने पड़ते हैं। देखें, पहली बात तो मैं कह सकता हूं कि इन दिस प्रोजेक्शन, in this projection carbon carbon bond is not visible। ठीक है भैया, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो विजिबल नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट विजिबल। तो कैसे करेंगे मन, कैसे दिखाएंगे इस चीज को? इसे करते हैं रिप्रेजेंट दो तरीके से। जैसे कि फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है और ये रियर कार्बन है, ठीक है भैया। आपने बैठे हुए गाड़ी में, कार वगैरह में आप बोलते हैं फ्रंट विंडो, रियर विंडो ओपन कर दो, इस तरीके से कि नहीं? तो वही, तो फ्रंट कार्बन है ये मेरा क्या है, रियर कार्बन। तो फ्रंट एंड रियर बोला जाता है यहाँ पर। बैक कार्बन भी बोल सकते हैं, तो बैक को क्या बोलते हैं, रियर बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, ठीक है भाई। तो मानते हैं यहाँ पर देखा जाए तो फ्रंट कार्बन को हम करते हैं रिप्रेजेंट किससे, डॉट से। ये हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन को हम करते हैं रिप्रेजेंट एक डॉट से। वैसे कर ले रियर कार्बन, तो रियर कार्बन को हम करते हैं रिप्रेजेंट एक सर्कल से। सर्कल से दिखाते हैं रियर कार्बन को। ये क्या हमारा रियर कार्बन, मतलब बैक कार्बन, जो पीछे का कार्बन है, रियर या फिर बैक कार्बन, इस तरीके से। अब इन दोनों को मिला दूंगा, मान लो। देखते हैं, आप जानते हैं कि कार्बन है, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? जो फ्रंट कार्बन, इसके कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर विजिबल? 3। तो वही 3 बॉन्ड यहाँ पर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे? देखना, जो फ्रंट कार्बन है, इस फ्रंट कार्बन को मैं ऐसा दिखा सकता हूँ। कैसा? ये फ्रंट कार्बन और ये उसकी 3 अलग अलग वैलेंसी, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा फ्रंट कार्बन। वैसे ही देखा जाए तो बैक कार्बन में कितनी वैलेंसी आ रही है? बैक में कितनी है? 3 वैलेंसी है, हाँ कि ना। बैक में थोड़ी सी 3 वैलेंसी दिख रही है कि नहीं, ऐसा। तो उन्हें मैं दिखाऊंगा कुछ इस तरीके से, ये सर्कल और इस सर्कल से निकलने वाली 3 अलग अलग वैलेंसी। तो ध्यान रखना कि ये बॉन्ड कहां से निकल रहा है, उस पर डिपेंड करेगा लिंकेज, कि कहां पर जुड़ा हुआ है, कि कौन किसी से जुड़ा है, ये कैसे माना जाएगा। देख लेना आप इस बात का, है ना भैया, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। ऐसा चलो देखते हैं, समझते हैं खेल को। अगर बात करें इस केस में, देखें, अब इन दोनों को मिला दूंगा, ये फ्रंट और रियर को, तो जो बन जाएगा उसे बोलते हैं हमारा रिप्रेजेंटेशन न्यूमैन का। तो न्यूमैन जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ ऐसा होगा, ये हमारा फ्रंट कार्बन और ये उसकी 3 डिफरेंट वैलेंसीज। वैसे ही ये हमारा रियर कार्बन और ये उसकी 3 वैलेंसीज। इसे मैं रेड से कर देता हूं, थोड़ा बेहतर रहेगा, थोड़ा डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ऐसा, ये रियर कार्बन है और रियर कार्बन की 3 डिफरेंट वैलेंसीज। ये फ्रंट वैलेंसी का ठीक पीछे दूसरी वैलेंसी, और यहाँ पर ये दूसरी वैलेंसी, और वैसे यहाँ पर ये ऐसा, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या है ये? न्यूमैन प्रोजेक्शन। आ रहा मामला, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, नए आदमी का प्रोजेक्शन। अब बात आती है कि इन दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ठीक है नहीं। इन दोनों में फर्क क्या पड़ने वाला है, क्या फर्क पड़ता है इन दोनों में, अपन ये देखने वाले हैं। आइए देखिए, समझते खेल को। देखें, एकदम आसान है बेटा ना, दोनों एकदम सेम चीज है। आज एक हुआ बड़ा खुलासा कि न्यूमैन और इसमें सॉहर से फर्क क्या है, या दोनों सेम है या एक चीज है।
दोनों सेम है, दोनों एकदम सेम है। आवाज आ रही है भैया? दोनों एकदम सेम है, बस फर्क कहाँ पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ देखने के तरीके में, आपके देखने के नजरिए में फर्क है। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अगर ध्यान से देखा जाए, ये मॉलिक्यूल है, यही मॉलिक्यूल है। देखना, वो एक जमाना था पुराना, पुराने जमाने में लोग एक दूसरे को छुप छुप के देखा करते थे। अरे हाँ कि ना? छुप छुप के देखते थे, डरते थे कहीं बदनामी ना हो जाए। अरे हाँ कि ना? वो था जमाना पुराना जब लोग देखा करते थे छुप छुप के, मतलब साइड से, खोपचे से छुप के देखते थे, मतलब साइड से देखते थे छुप के। मतलब कैसे देखते थे? इस मॉलिक्यूल को आगे से नहीं, कहां से? साइड से देखते थे, साइड से ऐसा। अगर साइड से देखेंगे तो क्या आपको ये क्या दिख रहा है? सॉहर्स या न्यूमैन? बताएं, सॉहर्स या न्यूमैन? ये क्या है? सॉहर्स या न्यूमैन? हॉर्स या न्यूमैन? हॉर्स या न्यूमैन? बिल्कुल सॉहर्स। आ रहा मामला? पर आज का जमाना है पुराना, नए लोग, न्यू मैन, नए आदमी, डरते नहीं उन लोग, सामने से देखते हैं। कैसे? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, सामने से। सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल, मैंने कहीं कोई चेंजेस नहीं किया, बस देखने का नजरिया बदल दिया। अब बताओ, अब ये क्या बन गया? सॉहर्स या न्यूमैन? अब क्या है ये? सॉहर्स या न्यूमैन? क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहा है क्या आपको? कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है कि नहीं? कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा। मतलब क्या बन गया ये? न्यूमैन। आ रहा है मामला? तो बस देखने का नजरिया है, एक ही मॉलिक्यूल, सेम तरीका, सेम रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं? बस होता क्या है? सॉहर्स, वही बनता है न्यूमैन। देखना, अब बताना फटाफट पूरी स्पीड से। अभी ये क्या है? न्यूमैन। क्या बन गया? सॉहर्स। अब क्या है? न्यूमैन। अब क्या बन गया? सॉहर्स। अब क्या है? न्यूमैन। मतलब देखने का नजरिया है। अब मैं देखना, मेरे को देखना मैं कैसे देख रहा हूं। अभी मैं देख रहा हूं सामने से, मेरे लिए अभी क्या है ये? सॉहर्स। अभी क्या है ये? सॉहर्स। अब क्या बन गया ये? साइड से अब क्या बन गया ये? अब क्या बन गया ये? सॉहर्स। अब क्या बन गया? न्यूमैन। अब क्या बन गया? न्यूमैन। अब देखना, यहां से देख रहा हूं, यहां से क्या बन गया ये? अब क्या बन गया? सॉहर्स। क्या बन गया ये? सॉहर्स। अब क्या बन गया? फिर से न्यूमैन। क्या बन गया? सॉहर्स। मतलब समझ पा रहे हैं कि सॉहर्स और न्यूमैन में कोई फर्क नहीं है, बस देखने का नजरिया है। सामने से देख रहे हैं, सामने से सीसी बॉन्ड दिखाई नहीं देगा, सीसी बॉन्ड दिखाई नहीं देगा। क्या बन जाएगा? न्यूमैन। उसी मॉलिक्यूल को आपने जस्ट बगल से देखा, तो यहां से आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं? बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा ये? सॉहर्स। बस मैं अपना लोकेशन बदल दूं, अगर मैं देखने का बदल दूं लोकेशन, क्या बन जाएगा? सॉहर्स। सामने से न्यूमैन। क्या बन गया? सॉहर्स। ये क्या बन गया? न्यूमैन। ये क्या बन गया? सॉहर्स। बस देखने का नजरिया अलग है, बाकी बात आ रही क्या? ऐसा सेम मॉलिक्यूल है। आप क्लासरूम होते तो आप देखते, वहां पर और मजा आता। कैसे होता है भाई? कि जो लोग सामने से देख रहे होते हैं, जो सामने बैठे होते हैं, ठीक, जो पढ़ा रहा हूं मैं, सामने देखे होते हैं, उनको दिखता है न्यूमैन। वही जो बगल से देखते होते हैं, साइड में जो बैठते हैं, खुपचे लोग, किनारे लोग, उनको दिखता है सॉहर्स। इस खुपचे से क्या दिखता? सॉहर्स। फिर मॉलिक्यूल करता रोटेट और पूछता कि आपके लिए क्या दिख रहा है, तो उनको दिखता सामने से, क्या दिखता? उनको दिखता न्यूमैन। और आपको क्या दिख रहा है? सॉहर्स। यहाँ क्या दिखता? सॉहर्स। इस तरीके से। तो क्या आपको सॉहर्स और न्यूमैन में फर्क समझ में आया क्या? बोलो यारो, दिखाई दिया क्या? 3D में दिख रहा है क्या? बताएं, प्लीज रिस्पॉन्स करें। पक्की बात है भैया? यस सर, क्रिस्टल क्लियर, कतई क्लियर, वेरी गुड, शाबाश, कतई क्लियर, क्या बात, मजा आ गया। अरे हाँ कि ना? शाबाश, बहुत अच्छी। ठीक है भैया, ऐसा तो इस तरीके से अपन खेलते हैं खेल, है कि नहीं? ऐसा तो बस दोनों सेम चीज है, सॉहर्स और न्यूमैन सेम मामला, बस फर्क कहाँ पड़ रहा है? हल्का सा देखने के नजरिए में, बस इतना सा फर्क है, और कहीं कोई फर्क दिखने वाला नहीं है। ठीक है भाई, चलिए तो खेल को बढ़ाते हैं आगे कुछ इस तरीके से। तो यही फर्क है सॉहर्स और न्यूमैन में। चले, ये था हमारा क्या? डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे करते हैं रिप्रेजेंट किसी कन्फॉर्मर को, किस तरीके से। चलिए अब देखते हैं, जैसे कि मान लो ट्राई करते हैं एक इथेन मॉलिक्यूल, इथेन मॉलिक्यूल का सॉहर्स और न्यूमैन देखें अपन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो इथेन मॉलिक्यूल का CH3CH3, अगर इसका मुझे सॉहर्स दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये कार्बन और ये कार्बन, दो कार्बन है कि नहीं? दोनों कार्बन कार्बन ने बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। अब इस कार्बन पर 3 H हैं, 3 H लगा दो, ये H और ये H। वैसे ही इस कार्बन पर भी 3 H है, वो 3 H लगा दो, ये H और H। बताएं ये कौन सा है? ये कौन सा है? सॉहर्स या न्यूमैन? बता पाएंगे क्या? ये कौन सा है? सॉहर्स या न्यूमैन? ये है सॉहर्स, बिकॉज यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई दे रहा है। देख लीजिए आप, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई दे रहा है। पर इसी मॉलिक्यूल को ऐसे ना देखकर, अगर ऐसे देखूं सामने से, ऐसे ना देखकर ऐसे देखूं सामने से, है कि नहीं? ऐसा जैसे अभी क्या है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहा है आपको, साइड से देख रहे हैं तो सीधा कर देते हैं ऐसे, लो
अब दिख रहा है क्या? अब नहीं दिख रहा। वही चीज है, सेम चीज को बस देखने का नजरिया लिया अपन ने। तो उस केस में क्या बन जाएगा? न्यूमैन लाइक दिस। देखते हैं, ये बन जाएगा फ्रंट कार्बन और ये बन जाएगा हमारा बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन की 3 वैलेंसी आनी चाहिए। लो बना दी हमने 3 अलग अलग वैलेंसी फ्रंट कार्बन की, और सब पर क्या बैठा हुआ है? एच, एच और एच। वैसे ही आएगा रियर कार्बन, तो रियर की वैलेंसी कहां से आएगी? रियर कार्बन से, कुछ इस तरीके से। और वहां पर भी कौन बैठा है? एच, एच और एच, कुछ इस तरीके से। तो इथेन मॉलिक्यूल में एक है सॉहर्स और एक हमारा न्यूमैन है। ठीक है भैया, चलिए तो ये बनता हमारा खेल, समझते हैं। चले तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं एक नेक्स्ट खेल। ठीक है भैया, अगर रिप्रेजेंटेशन आ गया है तो एक शानदार सवाल है, वो ट्राई किए आप। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई रिलेशन, आपको संबंध पहचानना है, आपको संबंध नापना है कि इनमें क्या संबंध है। आइडेंटिफाई रिलेशन, देखिए 2 मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं। एक तो ये है, ध्यान से करना। इस तरीके से बताएं ये दोनों आपस में क्या हैं। आपके ऑप्शंस ले लीजिए आप। ऑप्शन नंबर 1 चेन आइसोमर्स, दूसरा पोजिशन आइसोमर्स, तीसरा जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और चौथा कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स, जल्दी करें, ए बी सी डी 1 2 3 4। वेरी गुड। कंचन नेगी ने आंसर, शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड। टीना जी शाबाश, बदल दिया आपने। राकेश, आपका आंसर नहीं आया। कंफ्यूज हो गया, ओके। चले तो मैं करूं फिर, मेरी बारी। चले आए, देखें फिर मैं करता हूँ ट्राई। यस, देखें फिर। तो भी करना क्या आपने, देखो समझते हैं खेल को, देखें। अब यहाँ पर हमें ट्राई करना है ना, करना आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है? संबंध, रिलेशनशिप। आए देखें, समझते हैं खेल को फिर कि मामला क्या बनने वाला है, देखें। चलो, अगर यहाँ पर देखा जाए इन दोनों कंपाउंड में, आए देखें, समझते हैं खेल को और चेक करने जाऊँ मैं, तो होता क्या मामला। देखो ये आंख बंद करके लोग मारते हैं इसमें कन्फॉर्मर्स, क्यों? बिकॉज ये मतलब इस फॉर्म में दिया हुआ है। भाई ये फॉर्म क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन, एक तरीका है किसी कंपाउंड को शो करने का, दिखाने का। पर इसका मतलब ये नहीं है जो कंपाउंड बिल्कुल कन्फॉर्मर ही बन जाएगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है भैया, दिखाएगा। आप किसी भी कंपाउंड को दिखा सकते हैं ऐसे। चलिए देखते हैं, जो पहला कंपाउंड है वो क्या है, समझते हैं। कि सबसे पहले इस कंपाउंड में क्या था? एक CH3, ये ड्रॉ कर दिया मैंने CH3। वो CH3 लगा है नीचे कार्बन से, लगा दिया कार्बन। उस कार्बन पर वैलेंसी पर, एक वैलेंसी पर यहाँ H और एक पर यहाँ H, तो ये H दो लगे तो CH2 कर देता हूँ। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कि CH3 CH2 है फ्रंट कार्बन। फिर इस कार्बन से ये बैक कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन लगा दिया बैक कार्बन। उस बैक कार्बन पर क्या बैठा है? एक बैठा है CH3 यहाँ पर, एक H और ये H। तो एक बैठा दिया मैंने CH3
और 2 H बैठे तो CH2। मतलब ये कंपाउंड एक्चुअल में है क्या, एन ब्यूटेन। क्या ये एन ब्यूटेन है ये कंपाउंड। ऐसा चेक करते हैं नंबर दूसरे को, नंबर टू चेक करते हैं। यहां बताएं सबसे ऊपर कौन है यहाँ पर, CH3। तो पहले अपने एक CH3 ले लिया, लो CH3। ये CH3 इस कार्बन से लगा हुआ है, एक कार्बन लिया बिठा दिया। इस कार्बन पर एक H है और एक CH3 है, तो इस कार्बन पर एक H है और एक क्या है CH3, लो बिठा दिया। फिर ये कार्बन फ्रंट वाला बैक से लगा हुआ है, फ्रंट बैक से लगा हुआ है, तो लो फ्रंट कार्बन को बैक कार्बन से अटैच कर दिया। बैक कार्बन पर 1 2 तीनों के तीनों H है, तो 3 H लगा दिया, बन गया CH3। ये कंपाउंड कुछ ऐसा है। अब ये कंपाउंड आप इस फॉर्म में देखें और अब बताएं कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। लो कंपाउंड में दिखा दिया कि रिप्रेजेंटेशन कंपाउंड को दिखाने का एकमात्र तरीका है रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए डायरेक्टली कन्फर्मर टिक नहीं करना है। अब आया आंसर, बस यही आप खुद ही देखते थे आपका आंसर आ जाता। अब आंसर आने लगा भैया, शाबाश, बहुत अच्छे है कि नहीं, बहुत बढ़िया। देख लो आप कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो बताओ, यहाँ पर देखा जाए तो कनेक्टिविटी ऑफ एटम में फर्क पड़ रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम में फर्क पड़ रहा है, मतलब क्या बन जाएगा स्ट्रक्चरल। हम जानते हैं कि यहाँ पर कितने की चेन बन रही है, एन ब्यूटेन, और यहाँ पर कहता है कि 1 1 2 3, यहाँ पर क्या 1 2 3 4, 4 की चेन है और ये 3 की चेन है, आपस में क्या बन जाएंगे ये चेन आइसोमर्स। ठीक है भैया, तो ये बेहतरीन सवाल है। हाथी के दांत है, दिखाने के अलग और खाने के अलग। दिखाता है क्या कि कन्फर्मर हो, पर कन्फर्मर है नहीं, है क्या चीज ये, है क्या चीज ये चेन आइसोमर्स। आ रहा मामला ऐसा, तो बच कर ना एक बेहतरीन सवाल माना जाता है ये। ठीक है भाई, ऐसा चलें। तो ये था मामला, एक सवाल देखा अपन ने रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं, ड्रॉ करते हैं डिफरेंट कन्फॉर्मर्स, समझते हैं खेल को। सबसे पहला कन्फॉर्मर ऑफ इथेन। कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन, इथेन के डिफरेंट कन्फॉर्मर्स, समझते हैं खेल को, देखें। चलें तो लेते हैं पहला इथेन मॉलिक्यूल। आप जानते हैं क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये होता है आपका इथेन मॉलिक्यूल। अब इस इथेन मॉलिक्यूल को मुझे रिप्रेजेंट करना है न्यूमैन के फॉर्म में। चले आए मुझे बताएं कि इस इथेन मॉलिक्यूल को न्यूमैन के फॉर्म में करना है रिप्रेजेंट, तो भाई किसी एक को मानना है फ्रंट और एक को मानना है रियर कार्बन। ठीक है भैया, तो आप बताएं मुझे। चले लेता हूं यहां पर फ्रंट कार्बन, ये मैंने मान लो ले लिया फ्रंट कार्बन। इस फ्रंट कार्बन पर 3 वैलेंसी आनी है। आप मुझे बताएं इस फ्रंट कार्बन की 3 वैलेंसी पर कौन बैठा है, तीनों वैलेंसी पर कौन बैठा है, बता पाएंगे क्या। इस फ्रंट कार्बन की तीनों वैलेंसी पर कौन बैठा है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। हाइड्रोजन बैठा हुआ है, तो आओ H बैठा देते हैं, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। आगे देखते हैं नेक्स्ट, रियर कार्बन, क्या ये रियर कार्बन, तो रियर कार्बन देखते हैं। अब बनाते हैं रियर कार्बन, वो ड्रॉ कर लेते हैं। अगर रियर कार्बन ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देख लो, ये मेरा रियर कार्बन। तो रियर कार्बन की वैलेंसी वहां से फ्री करनी पड़ेगी, आओ करते हैं फ्री। रियर कार्बन से एक वैलेंसी फ्री कर दी, ये दूसरी फ्री कर दी और ये तीसरी फ्री कर दी। बताओ रियर कार्बन की तीनों वैलेंसी पर कौन बैठा हुआ है, रियर कार्बन की तीनों वैलेंसी पर कौन बैठा हुआ है, वहां पर भी बैठा हुआ है H। तो आओ लगा देते हैं H, ये भी H, ये भी H और ये भी H, इस तरीके से ऐसा, तो ये बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पर एक नया नाम आने वाला है, एक नाम शुरू होता है, देखते हैं। ठीक है, जानते हैं एक नाम के बारे में। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ये कंपाउंड ले रहा हूं मैं ऐसा, इस तरीके से देखना आप, तो क्या आप अगर ध्यान से देखें इसमें, तो फ्रंट कार्बन ने बैक कार्बन को, फ्रंट वैलेंसी ने ब्लैक वैलेंसी को, बैक वैलेंसी को कंप्लीटली ढक लिया है, कंप्लीटली हाइड आउट कर दिया है, हाँ या ना। ठीक है भैया, ऐसा, हाँ या ना, पक्की बात है क्या, ऐसा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते अपन, जैसे कि मान लो आपने बात की होगी, कभी ग्रहण देखा है, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, है कि नहीं, सुना है नाम, बोलते ना कि आज क्या है, आज है सोलर इक्लिप्स, आज है लूनार इक्लिप्स, ऐसा बोला जाता है। नाम सुना है क्या, नाम सुना है सोलर इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स। मतलब क्या होता है कि जब एक चीज दूसरे को ढक ले, दिखाई ना दे, ढक दे, ग्रहण लगना, उसे क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स, क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। तो यहाँ पर जब एक फॉर्म
आगे वाला बैक को ढक रहा है, इसे क्या बोलेंगे? इक्लिप्स। क्या बोलेंगे? इक्लिप्स। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है? इक्लिप्स फॉर्म है। कौन सा? इक्लिप्स। ठीक है भैया, कौन है ये? इक्लिप्स। आ रहा मामला? चलो, ये हमारा इक्लिप्स फॉर्म है। ठीक है, ऐसा चलो समझते हैं। ठीक है भैया, इक्लिप्स। ठीक है, ऐसा। चलिए अब क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान से। मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, बताओ इस मॉलिक्यूल को अगर ध्यान से देखा जाए, बताओ एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? एक सर्कल कितने डिग्री का होता है बताएं मुझे? एक सर्कल कितने का? 360 का। यहां पर इस सर्कल में कितने एंगल दिख रहे हैं आपको? कितने एंगल दिख रहे हैं आपको? कितने एंगल दिख रहे हैं? 3। तो पर एंगल कितने का होगा? वेल राकेश, कितना? 120 का। ठीक है भैया, अब देखना 120 का एंगल है, तो इसके बीच में मैं 60 डिग्री से कर रहा हूं रोटेट, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर लाता हूं तो क्या बनेगा बताना। ये घुमा रहा, आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? फ्री रोटेशन। अरे हाँ की ना, ये बात अपन कर चुके हैं। अरे कर चुके हैं क्या? सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? फ्री रोटेशन। अरे हाँ की ना, बिकॉज अब जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? फ्री। क्यों होता है? बिकॉज जितनी एनर्जी चाहिए उतनी रूम टेम्परेचर पर मिल जाती है। अरे मामला ऐसा, इस तरीके से तो ये बन जाएगा मामला। इस तरीके से देखते समझते हैं खेल को। तो करना क्या फिर हमें? अब करते हैं रोटेट, 60 से आगे बढ़ाते हैं। ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा घूमा घूमा, अरे घूमा, अरे घूमा, ये घूमा घूमा घूमा। अब बताएं कि क्या ये कुछ नया बन गया क्या? क्या आपको अब एक से अधिक वैलेंसीज दिखाई दे रही है क्या? क्या आपको एक से अधिक वैलेंसी दिख रही है क्या? है कि नहीं? देखो, तो यही दो फॉर्म बनते होते हैं, एक फॉर्म ये और एक फॉर्म इससे पहले वाला। ये दो फॉर्म बनते होते हैं तो बोलते अपन क्या उसको? दोनों क्या बोलते हैं? ये दोनों फॉर्म क्या आपस में? ये दोनों फॉर्म आपस में कहते हैं कन्फॉर्मर्स। तो लो अब ये फॉर्म ड्रॉ करते हैं। लो कितने से घुमाया अपन ने? कितने से घुमाया? बस यहां से कहां लेकर आए हैं? यहां से कहां लेकर आए हैं? यहां से कहां लेकर आए हैं? यहां तक, मतलब 120 कंप्लीट था। कितने पर घुमाया अपन ने? 60 डिग्री पर। कितने घुमाया? 60 पर। तो आओ करते हैं 60 से रोटेशन। तो 60 डिग्री से कर रहा हूं रोटेट, फ्रंट वैलेंसी को स्टेबल रखते हुए बैक को कर रहा हूं रोटेट। तो देखना, जो फ्रंट कार्बन था जहां था वहीं का वहीं रह जाएगा कुछ इस तरीके से, और जो बैक वैलेंसीज हैं वो यहाँ बीच में कहीं आ जाएंगी जहां 60 का एंगल बन रहा है। और सब पर क्या था? सभी पर क्या लग रहा था? सब पर क्या लग रहा है? हाइड्रोजन। यहाँ पर फ्रंट पर क्या थे? एच, एच और एच, जो जहां थे वहीं कहीं रह गए। और बैक पर भी क्या था? एच, एच और एच। तो ये दो फॉर्म बन गए। तो ये पहला फॉर्म था एक्लिप्स फॉर्म, इसे बोलते हैं स्टैगर्ड। इसे बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। दिस इज नोन एज स्टैगर्ड। दिस इज नोन एज स्टैगर्ड। ये हमारा एक्लिप्स फॉर्म है और ये हमारा स्टैगर्ड। आ रहा है मामला? चलिए आए समझते हैं, देखते हैं खेल को। एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, क्या फर्क पड़ता है? देखिए आप, ये दो फॉर्म बनने वाले, और यही दोनों फॉर्म आपस में क्या कहलाएंगे? यही दोनों फॉर्म आपस में कहलाते हैं क्या? यही दोनों फॉर्म आपस में कहलाते हैं क्या? कन्फॉर्मर्स। ठीक है भैया, अब यहां पर ऐसा क्यों होता है कि आपस में कन्वर्ट हो रही है? बिकॉज सिंगल बॉन्ड का नाम है फ्री रोटेशन, तो एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है ना भैया, आप जाइएगा चेक कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है HW, कि ये दोनों इथेन मॉलिक्यूल है। तो इथेन मॉलिक्यूल में आपस में इंटर कन्वर्सन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, आपको एनसीईआरटी में ढूंढना है। कन्फॉर्मर एक पेज है एनसीईआरटी में, मात्र एक पेज दिया है, चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में गिवन है कन्फॉर्मर, वो आपको ढूंढना है। और वहां पर आपको ढूंढना है कि ये इथेन मॉलिक्यूल, क्या ये इथेन मॉलिक्यूल है कि नहीं? अपन पढ़ रहे हैं इथेन मॉलिक्यूल। तो इथेन मॉलिक्यूल के अंदर ये इंटर कन्वर्जन एक्लिप्स फॉर्म से स्टैगर्ड फॉर्म में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी एनर्जी है, ये आपको ढूंढ के लेके आना है। उसमें लिखा है, मेंशन्ड है। ये इसलिए दे रहा हूँ, किसी बहाने आप पढ़ लेंगे। ठीक है भैया, और आप याद रखें, यकीन माने, हर साल एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। कन्फॉर्मर मतलब एक क्वेश्चन की गारंटी। 2K22 एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप इसके ऊपर, जहां पर कन्फर्मर की पहली नहीं कन्फर्मेशन, वहां पर लिख लीजिएगा 2K22। 2K22 एक क्वेश्चन गारंटी है कन्फॉर्मर से। हर साल आता होता है, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। और आता कहां से? उसी एनसीईआरटी के एक पेज से। तो एक ही पेज है, ढंग से पढ़ना उसको, वहीं से क्वेश्चन आता है हर बार। ठीक है भाई, ऐसा चले, कोई मामला बनता है। ठीक है भैया, ऐसा इसी बार भी आया था, ऐसा ही है कि नहीं? देखें, तो ये बन गया एक्लिप्स फॉर्म और ये बन गया स्टैगर्ड फॉर्म।
ठीक है भैया ऐसा। अब चलो इसमें कुछ नए नए टर्म सीखते हैं। देखें अगर ध्यान से देखा जाए, चलो नए नए टर्म सीखते हैं ना वन बाय वन। जैसे मैंने ये ले लिया, तो इसे क्या बोलते हैं, ये फ्रंट वैलेंसी है, बैक वैलेंसी। इनके बीच में अभी कोई एंगल है क्या, इनके बीच अभी कोई एंगल है क्या, कोई एंगल है क्या अभी इनके बीच में, नहीं है। मतलब कितना, 0 डिग्री का एंगल है, हाँ कि ना। पर जब घूम जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल आ रहा है मामला। तो 60 डिग्री का एंगल बनने वाला है कि नहीं ऐसा। तो वही है फ्रंट वैलेंसी और बैक वैलेंसी, फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक जो वैलेंसीज हैं, इनके ही एंगल को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल। तो आप बताएं मुझे, एक्लिप्स फॉर्म में डाईहेड्रल एंगल कितना आएगा, डाईहेड्रल एंगल कितना आएगा, एक्लिप्स फॉर्म में डाईहेड्रल एंगल कितना आएगा, 0। 0 वैलेंसीज के बीच का एंगल बेटा, है ना, 0। कोई एंगल नहीं है वहां पर, एक के पीछे एक है तो 0 सन्नाटा एंगल ऐसा है। बाद में ऐसा आ गया 60 आ गया, है कि नहीं। तो इस केस में फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन की वैलेंसीज के बीच का एंगल, सेम की वैलेंसी के बीच का एंगल नहीं, फ्रंट और बैक। तो ये फ्रंट कार्बन की वैलेंसी और ये बैक की वैलेंसी, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है। पर ये फ्रंट की वैलेंसी और ये बैक की वैलेंसी, इनके बीच में इस बार एंगल है कितने का, 60 डिग्री का। देखो ना ये कहां से आ रहा है, ये बैक की वैलेंसी और ये कहां की, फ्रंट की वैलेंसी, दोनों अलग अलग वैलेंसी है। 60 का एंगल आ रहा है मामला। तो ये 60 डिग्री जो है वो क्या है, इसे ही बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। इसका नाम है डाईहेड्रल एंगल। ये 60 का एंगल है, बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। ठीक है भैया ऐसा, इसका नाम है डाईहेड्रल एंगल। एक मामला ये हो गया। तो अपन ने कुछ टर्म सीखे, एक होता है एक्लिप्स, एक होता है स्टैगर्ड, एक होता है डाईहेड्रल एंगल। आ रहा मामला। चलिए एक टर्म और सीखते हैं, एक टर्म और सीखते हैं जो अपन देखते हैं। देखें एक होता है स्ट्रेन। क्या होता है स्ट्रेन, जैसे कि मान लो ये बॉन्ड और बॉन्ड, ये बॉन्ड और बॉन्ड आपस में एक के पीछे एक आएंगे। तो बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। बता पाएंगे क्या कि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, बताओ। जो बैक वाला बॉन्ड है इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ या ना, जहां भी होगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा होता है, सेम या अपोजिट, सेम या अपोजिट, सेम चार्ज होगा। यहाँ भी निगेटिव और यहाँ भी निगेटिव। जब सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी रिपल्सन को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, रिपल्सन को बोलते हैं क्या अपन, टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन। मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज नोन एज टॉर्सनल स्ट्रेन। तो एक स्ट्रेन है जो लगता है सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में, एक्लिप्स फॉर्म में। जब बॉन्ड आगे पीछे आ जाए, तो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आ जाए, तो बॉन्ड पेयर में लगने वाला रिपल्सन इज नोन एज टॉर्सनल स्ट्रेन। वही घुमा दू मान लो 60 के एंगल से ऐसे घुमा दिया। अब जो दो फॉर्म भर रहे हैं, इस फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पर अब कोई, अब क्या बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है क्या, नहीं है। अब बॉन्ड के पीछे बॉन्ड नहीं है इस टैगर्ड फॉर्म में। जब बॉन्ड के पीछे बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड आपस में क्या है, डिस्टेंस पर है, दूर दूर है। तो उस केस में क्या यहाँ पर रिपल्सन लगेगा, क्या रिपल्सन लगेगा, क्या क्या रिपल्सन लगेगा, क्या रिपल्सन लगेगा, क्या नहीं लगेगा। नो रिपल्सन इन बॉन्ड पर। जब बॉन्ड और बॉन्ड में रिपल्सन नहीं है तो टॉर्सनल स्ट्रेन भी नहीं है, बिकॉज टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इसका नाम पता है टॉर्सनल क्यों बोलते हैं। टॉर्सन का मतलब होता है, टॉर्सन होता है घूर्णन, ठीक है, घुमाना, घूमने की प्रवृत्ति। मतलब ऐसा स्ट्रेन जो इसे घूमने पर कर दे मजबूर। मतलब क्या ये बोल रहा है, भैया ऐसा मत रहे, घूम फटाफट और यहाँ चला जा, यहाँ रहे, स्टेबल हो जाएंगे। मतलब उसको इस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक घूमने के लिए मजबूर कर रहा है। कौन, वो स्ट्रेन। और घूमना मतलब क्या होना, टॉर्सन, आराम ना, टॉर्सन घुमाना, है कि नहीं, ऐसा घूर्णन, घुमाना, जैसे होता है टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है भैया ऐसा। तो ये है मामला कन्फॉर्मर्स का, कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट, कन्फॉर्मर ऑफ ये। इससे पहले देखते बताना पहला, देखें जब एक्लिप्स फॉर्म देख रहे हैं तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, तो क्या होगा वो, लेस स्टेबल या मोर स्टेबल। मतलब बताओ अगर मैं इन दोनों में निकालूं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना चाहूं मैं, मान लो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो आप मुझे बताएं एक्लिप्स और स्टैगर्ड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आना चाहिए, कौन सा अच्छा होना चाहिए। वेरी गुड, बताएं बताएं शाबाश। स्टैगर्ड मजीद बेटर है कि नहीं, स्टैगर्ड है कि नहीं, स्टैगर्ड क्या होगा, बेहतर होगा, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, स्टैगर्ड will be better than eclipsed, ऐसा। ठीक है भैया, बिकॉज यहां पर क्या है, एक्लिप्स फॉर्म में अगर देखा जाए
तो इस एक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, स्ट्रेन होता है, टॉर्सनल स्ट्रेन। जो भी देखेंगे समझेंगे आराम से इस तरीके से। ये खेल बनने वाला है, ये आता है स्टेबल, ये बात पूछी जाती है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, डायहेड्रल एंगल, सब पूछा जाता है। इस बार 2K21 में यही पूछा गया था कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें डायहेड्रल एंगल कितना होगा, कितना था 60 डिग्री, है कि नहीं। अगर एक के पीछे तो कितना 0 डिग्री, है कि नहीं। इस केस में डायहेड्रल एंगल अगर देखा जाए एक्लिप्स फॉर्म में कितना होगा, 0 डिग्री का डायहेड्रल एंगल होगा। डायहेड्रल एंगल DA लिख देता हूँ, DA, है कि नहीं। ऐसा इस तरीके से ये बनता है खेल किसका, कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन का। आगे देखते हैं नेक्स्ट इज कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन समझते हैं कि ब्यूटेन जो है 4 कार्बन वाला, उसके कन्फॉर्मर क्या बनते हैं। पहले देखते हैं ब्यूटेन मॉलिक्यूल। तो आप जानते हैं ब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये होता है आपका ब्यूटेन। अब यहाँ पर 2 अलग अलग बॉन्ड है, जिसके अलावा आप देख सकते हैं रोटेशन, जैसे कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4 है। तो या तो आप C1 C2 पे चेक करें तो एक केस बनता है, या फिर C2 C3 के अलाउंग चेक करें तो अलग केस बनता है। मुझे चेक करना है इसके अलाउंग C2 C3, तो मैं C2 और C3 के अलाउंग चेक करने वाला हूँ। बता रही क्या, देखें तो C2 और C3, मतलब मैं इस जो C2 कार्बन है इसे मान रहा हूँ फ्रंट कार्बन, और C3 है इसे मान रहा हूँ रियर कार्बन। ठीक है, चलें तो इसको अपन ड्रॉ करते हैं न्यूमैन के फॉर्म में। आप बताइएगा मुझे, मेरी हेल्प कीजिएगा। चलिए फ्रंट कार्बन बनाते हैं कैसे, ये गोल और ये ऊपर एक डंडी और ये यहाँ और ये यहाँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, चलिए तो अब मुझे बताइए आप कि इस केस में जो फ्रंट कार्बन की 3 वैलेंसीज हैं, फ्रंट कार्बन की जो 3 वैलेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं। फ्रंट कार्बन की 3 वैलेंसी कौन कौन सी है, ये फ्रंट कार्बन है, ये है फ्रंट कार्बन। बताएं इस फ्रंट कार्बन के 3 बॉन्ड कहाँ कहाँ बन रहे हैं, CH3 H और H। वेल डन राकेश, बहुत सही है कि नहीं। इस पर एक क्या है CH3 और ये यहाँ पर क्या है 2 H लगे हुए हैं, मतलब एक तो लग जाएगा यहाँ पर क्या CH3 और यहाँ आएगा एक H और यहाँ भी आएगा एक H। चलिए समझते हैं, अब बनाते हैं रियर कार्बन। अगर देखा जाए ये बन रहा है हमारा क्या, रियर कार्बन। तो रियर कार्बन की भी 3 अलग अलग वैलेंसीज आने वाली हैं, कुछ इस तरीके से ऐसा। बताएं रियर कार्बन जो है, इस रियर कार्बन की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी 3 वैलेंसी कौन कौन सी होगी, अगेन H H और CH3 या फिर CH3 H H, एक ही बात है कि नहीं। तो लो यहीं पर लगा देता हूँ CH3, यहाँ लगा दिया H और यहाँ लगा दिया H, इस तरीके से। बताएं ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, एक्लिप्स या स्टैगर्ड, ये कौन सा फॉर्म है बता पाएंगे क्या, एक्लिप्स या स्टैगर्ड। एक्लिप्स फॉर्म है कि नहीं, कौन सा फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है कि नहीं, एक्लिप्स। ठीक है भैया, एक्लिप्स फॉर्म है ये। आए देखें समझते हैं खेल को, एक्लिप्स फॉर्म है कि नहीं। ऐसा देखते हैं खेल को कि क्या होने वाला है। चलिए बताएं, अच्छा ये एक्लिप्स कैसा है, पार्शियल एक्लिप्स या फिर कंप्लीटली एक्लिप्स, कैसा है ये, पार्शियल या फिर कंप्लीट। देखिए आपने जब बात की ग्रहण की, तो ग्रहण होते 2 टाइप के, एक होता है जिसमें ग्रहण लग जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सब कुछ गायब, मतलब अंधेरा छा जाता है बाहर की तरफ, है कि नहीं, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक तो ऐसा खेल बनता है, और एक ऐसा बनता है कि ग्रहण लगता तो है पर लगता है और निकल जाता है, पर अंधेरा नहीं होता, दिन ही रहता है, सब कुछ दिखाई देता होता है, उसे बोलते हैं कैसा, पार्शियल। तो आप बताएं कि ये कैसा है, पार्शियल है या एक्लिप्स है, बता पाएंगे क्या। बताएं कैसा है ये, पार्शियल या कंप्लीट, है कि नहीं। ऐसा कंप्लीट देख सकते हैं आप कि इस केस में एकदम सेम के पीछे एकदम सेम है, कि यहाँ पर जो फ्रंट कार्बन है CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H और H के पीछे H, एकदम सेम के पीछे एकदम सेम आएगा। जैसे कि ये देखा जाए एकदम सेम के पीछे एकदम सेम, सब कुछ ढक लिया जाएगा, आराम मामला, सब कुछ ढक लिया जाएगा, एकदम सेम के पीछे एकदम सेम, इस तरीके से कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। तो क्या बोलेंगे उसे, फुल्ली एक्लिप्स्ड। मतलब एक्लिप्स्ड है तो कैसा है, कंप्लीटली एक्लिप्स्ड है, तो बोलेंगे फुली एक्लिप्स्ड, इसे बोलते हैं फुली एक्लिप्स्ड। ठीक है भैया, ये हमारा क्या है, फुल्ली एक्लिप्स्ड। चलिए समझते हैं, अब करते हैं इसमें अलग अलग फॉर्म बनाते हैं, करते हैं रोटेट। मान लो मैंने इसे 60 डिग्री से कर दिया है रोटेट, कर दिया रोटेट, कितने से, 60 डिग्री के एंगल से। चलिए फ्रंट कार्बन को सेम रखते हुए, तो फ्रंट कार्बन की जो 3 वैलेंसी है वो जहां थी
वहीं की वहीं रह जाएंगी लाइक दिस। तो यहाँ पर CH3 जहाँ था वहीं पर, H जहाँ था वहीं पर, H जहाँ था वहीं पर। जो बैक कार्बन है, जो रियर कार्बन है, उसे हम रेड से ड्रॉ कर रहे हैं, तो रेड कर देता हूँ मैं इसको। यह है रियर कार्बन। रियर कार्बन की 3 वैलेंसी 60 डिग्री पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक वैलेंसी यहाँ आएगी, एक वैलेंसी यहाँ बीच में, और एक वैलेंसी यहाँ बीच में। बताएं इस वैलेंसी पर क्या आएगा, इस वैलेंसी पर क्या आएगा, बताएं यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बता पाएंगे क्या? CH3 आएगा, जाहिर सी बात है, बिकॉज ये CH3 यहाँ से घूमकर कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है भैया, वैसे ये H कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ भी H और यहाँ भी H, बाकी दो पर S थे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा। ठीक है भाई, चलें अब समझते हैं। 60 डिग्री से हमने कर दिया रोटेट। तो अब ये क्या होगा, ये भी एक स्टैगर्ड का फॉर्म ही है, और इस फॉर्म को बोलते हैं, देखा जाए स्टैगर्ड, पता है एंटी, दो होते हैं स्टैगर्ड। एक होता है, अब समझते हैं, पीछे बात करके देखो, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये होता है स्टैगर्ड फॉर्म। इसी स्टैगर्ड फॉर्म को लोग बोलते हैं एंटी फॉर्म। क्या बोलते हैं, एंटी या फिर एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। कब बोलते हैं, जब एकदम अपोजिट में एकदम सेम चीज आ जाए, 180 के एंगल पर एकदम सेम चीज आ रही हो। जैसे यहाँ पर H था, ठीक अपोजिट क्या है H, 180 पर आ रहा मामला। वैसे ही अगर देखें, वैसे अगर देखें, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, ठीक अपोजिट पे क्या है H, मतलब 180 पर। वैसे यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H, तो हर एक 180 के एंगल पर एकदम सेम चीज देखने को मिल रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। एंटी, जब कंप्लीटली ठीक 180 पर एकदम अपोजिट चीज आ जाए। अब बताएं मुझे कि यहाँ पर जो केस दिख रहा है, इस केस में क्या 180 पर एकदम अपोजिट चीज है क्या, एकदम सेम के अपोजिट एकदम सेम है क्या, नहीं है। CH3 के बगल CH3 है, 180 पर नहीं है, तो इसे बोलते हैं गॉचे फॉर्म। क्या बोलते हैं, गॉच, पहले बोलते हैं गाउच, बोलते हैं, कोई बोलते हैं गॉच। ठीक है भैया, लो, तो इसे बोलते हैं गॉच फॉर्म, इसे बोलते हैं गॉच फॉर्म। आ रहा मामला ऐसा, इसे स्टैगर्ड नहीं बोलते, ये भी क्या है, एक स्टैगर्ड टाइप ही है। ठीक है भैया, गॉच फॉर्म, आ रहा मामला ऐसा। चलिए फिर करते हैं अगेन एक बार फिर से 60 के एंगल से करते हैं रोटेट, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं अपन। ठीक है भैया, देखते हैं घुमा करके 60 डिग्री एंगल से। अब अगर 60 से घुमा तो ये CH3 कहाँ पहुंच जाएगा, ये CH3 कहाँ पहुंच जाएगा, इस H के पीछे, हाँ कि ना। चलिए तो बनाते हैं अगेन, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, कुछ इस तरीके से। और ये हमारी रियर कार्बन। ठीक है भैया, ऐसा। फ्रंट कार्बन देखा जाए तो फ्रंट कार्बन की वैलेंसीज क्या क्या थी, यहाँ पर कहीं कोई चेंजेस नहीं किया अपन ने। यहाँ CH3, ये H और ये H। अब रियर कार्बन के देखते हैं वैलेंसीज, अगेन इस फॉर्म में आने वाला है, ये ऐसा यहाँ पर, और ये यहाँ पर। बताएं CH3 कहाँ पर आएगा, CH3 कहाँ पर आएगा, CH3 कहाँ पर आएगा, राइट में कि लेफ्ट में, राइट में कि लेफ्ट में, CH3 कहाँ आएगा, राइट की लेफ्ट, बिल्कुल राइट में आ जाएगा। यहाँ पर CH3 ये राइट साइड पर आ जाएगा, लेकिन अच्छा अब किसका राइट और किसका लेफ्ट, ऐसा हो गया, आधे को राइट बोल दिया, आधे को लेफ्ट बोल दिया। अब लोग समझ कि राइट किसका, कि बोर्ड का राइट लेना है या खुद का राइट लेना है कि नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, CH3 ऐसा, ठीक है भैया ऐसा, तो CH3 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, H और यहाँ पर भी H, बाकी दो वैलेंसी पर H आ जाएगा। अब देखें इस केस में, समझते हैं खेल को। देखा जाए यहाँ पर इस केस में क्या हो गया, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड या एक्लिप्स, कौन सा फॉर्म है ये, स्टैगर्ड या एक्लिप्स, एक्लिप्स फॉर्म है। पर क्या यहाँ पर एकदम सेम के पीछे एकदम सेम आ रहा है क्या, क्या यहाँ पर एकदम सेम के पीछे एकदम सेम आ रहा है क्या, ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब कैसा है, ये फुली एक्लिप्स नहीं है, कैसा है ये, पार्शियल एक्लिप्स। क्या है ये, पार्शियल एक्लिप्स। एक्लिप्स है पर कैसा है, पार्शियल एक्लिप्स। ये कैसा है, पार्शियल एक्लिप्स फॉर्म में। ठीक है, पार्शियल एक्लिप्स। चलिए एक बार फिर से 60 डिग्री के एंगल से इसे करते हैं रोटेट, और देखते हैं कि क्या बनता है। एक बार फिर से 60 के एंगल से घुमा दिया है, कर दिया है रोटेट 60 डिग्री के एंगल से। देखिए तो ये अपन ले रहे हैं फ्रंट कार्बन, ये आएगी फ्रंट कार्बन की वैलेंसीज कुछ इस तरीके से। चले, और फ्रंट कार्बन को हमने किया है फिक्स, हम रोटेट नहीं कर रहे हैं फ्रंट को, तो जो जहां था वहां पर लिख दिया। अब बात करते हैं बैक कार्बन की। तो इस केस में फिर घूमकर कहां चले जाएंगे, ये वहीं पर मिड वाले स्टेट में, कुछ इस तरीके से ऐसा। अब बताएं CH3 कहां आएगा, राइट में, लेफ्ट में कि नीचे, राइट लेफ्ट और नीचे, तीन ऑप्शन है, राइट लेफ्ट या नीचे। वेरी गुड, है कि नहीं, नीचे नीचे नीचे, शाबाश ऐसा।
CH3, शाबाश, समझ करते नीचे डाउन साइड पर इस तरीके से। तो यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये H कुछ इस तरह से बन जाएगा। बताओ क्या ये एंटी फॉर्म है क्या? क्या ये एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है क्या? क्या ये एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है क्या? यस है कि नहीं? बिल्कुल, बिकॉज एकदम सेम के अपोजिट क्या है, एकदम सेम, इसे बोलते हैं एंटी फॉर्म या फिर एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है भैया, ऐसा ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म आ रहा मामला, ऐसा इसे बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म या एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम आराम से कर पाएंगे। ये खेल बनने वाला है। तो यही 4 फॉर्म बनने वाले हैं। जब फिर करेंगे रोटेट तो जो पार्शियल एक्लिप्स फॉर्म है ये बनेगा, फिर करेंगे तो ये बनेगा, ये फिर करेंगे तो फुल्ली बन जाएगा। तो अल्टीमेटली बात पूरी जाएगी। मतलब अब यहाँ से क्या होगा, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो 4 फॉर्म ही बनने वाले हैं। अब इन 4 फॉर्म में देखते हैं अपन, इन चारों फॉर्म को समझते हैं। देखिए ये चारों फॉर्म देखते हैं अपन। अगर बात की जाए यहाँ पर, देखें मैं ध्यान से, तो आप बता पाएंगे, क्या बता पाएंगे? स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता पाएंगे क्या? देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालते हैं इनके लिए। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं इतना नाम ना लिखकर नंबरिंग कर दे रहा हूँ इनकी, कि ये इसे हम बोल रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, इसे बोल रहे हैं गॉचे को सेकंड, और बोल रहे हैं पार्शियल एक्लिप्स को थर्ड, और स्टैगर्ड को बोल रहे हैं फोर्थ। तो 1 2 3 4 में निकालने वाला हूँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलिए देखते हैं। अपन ने एक पढ़ा था स्ट्रेन, कौन सा? टॉर्सनल स्ट्रेन। जब बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आ जाए लगता है रिपल्सन। वैसे ही एक और होता है स्ट्रेन, कौन सा? वॉन्डर वॉल स्ट्रेन या फिर स्टेरिक स्ट्रेन। नाम से क्लियर है, स्टेरिक रिपल्सन लगने वाला है। इसका मतलब अगर 2 बल की ग्रुप, शाबाश राकेश बहुत अच्छे, 4 सबसे आगे, फिर नहीं 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 थोड़ा सा मिस्टेक है, देखते हैं क्या करना है। देखिए चले भाई, तो करना क्या हमें, देखना है वॉन्डर वॉल स्ट्रेन। अब ये क्या होता है देखते हैं। बल की ग्रुप में रिपल्सन, जैसे अगर ध्यान से देखा जाए पहले वाले केस में, तो यहाँ पर CH3 क्या है? बल की। ये भी क्या है? बल की। तो दोनों बल की ग्रुप क्या है? आगे पीछे हैं। जब 2 बल की ग्रुप आमने सामने आएंगे पास पास, उनमें क्या होगा? टन टनाटन टन, बल की ग्रुप में टनाटन टनाटन, वो तो रिपल्सन आ रहा मामला। ऐसा रिपल्सन होने वाला है उनके में, टन 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 रिपल्सन। तो रिपल्सन से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आ रहा मामला ऐसा। तो अगर ध्यान से देखा जाए फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म को, तो फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म में यहाँ पर बल्कि ग्रुप रिपल्सन भी लग रहा है, और बॉन्ड के पीछे बॉन्ड भी है। मतलब इस केस में टॉर्सनल स्ट्रेन और साथ ही साथ बल्कि ग्रुप वाला, मतलब वॉन्डर वॉल स्ट्रेन, ठीक है, या फिर स्टेरिक स्ट्रेन, दोनों के दोनों स्ट्रेन काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, चले नंबर 2 पे देखते हैं। गॉच में यहाँ पर भी बल्कि ग्रुप थोड़े से दूर हो गए हैं, हल्के से दूर, यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा दूर है। मतलब हल्का फुल्का रिपल्सन लगने वाला है, बहुत ज्यादा लगने वाला नहीं है। पर इस केस में एक बात हुई है कि बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है क्या? बॉन्ड के पीछे बॉन्ड नहीं है। और बॉन्ड के पीछे बॉन्ड नहीं है, तो उस केस में कौन सा रिपल्सन गायब हो जाएगा? कौन सा रिपल्सन गायब हो जाएगा? बता पाएंगे क्या? कौन सा? टॉर्सनल स्ट्रेन गायब हो जाएगा। बिकॉज बॉन्ड और बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज व्हाट? टॉर्सनल स्ट्रेन। और बल्कि रिपल्सन इज स्टेरिक स्ट्रेन। ठीक है भाई। तो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड और बॉन्ड अगल बगल है। मतलब ये वाला केस नहीं है, ये केस नहीं है। केस क्या बन गया? ऐसा बन गया। तो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड नहीं है, तो बॉन्ड और बॉन्ड में रिपल्सन लगने वाला नहीं है। तो इस केस में टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं लगेगा, खाली क्या लगेगा? ओनली स्टेरिक स्ट्रेन लगने वाला है। नंबर 3 देखते हैं। थर्ड की बात की जाए, तो थर्ड केस में देखा जाए तो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है, पर बल्कि ग्रुप बहुत दूर हो गए हैं। CH3 यहाँ है और यहाँ है। CH3 बहुत दूर जा चुके हैं। तो उनमें अब बल्कि ग्रुप रिपल्सन लगने वाला नहीं है। मतलब स्टेरिक स्ट्रेन नहीं लगेगा, ओनली क्या लगेगा? बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और बॉन्ड पेयर रिपल्सन को क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर रिपल्सन को क्या बोलते हैं? बताएं कौन सा स्ट्रेन? बोलो बोलो। टॉर्सनल स्ट्रेन। तो थर्ड में ओनली लगेगा टॉर्सनल स्ट्रेन। नंबर 4 देखें। नंबर 4 में बताएं मुझे, नंबर 4 में दोनों बल की ग्रुप कहाँ हैं? बहुत दूर, सबसे दूर, मैक्स डिस्टेंस पर। मतलब बल की ग्रुप रिपल्सन काम करेगा या नहीं करेगा? इस तरीके काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। बताएं बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है क्या? बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है क्या? बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है क्या? नहीं है। मतलब टॉर्सनल स्ट्रेन काम करेगा नहीं करेगा? काम करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो ना तो यहाँ पर टॉर्सनल है और ना यहाँ पर इस तरीके, दोनों नहीं लगने वाले। बताओ अब अपन देखें, यहाँ पर चेक करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए? नंबर 4। बिकॉज नंबर 4 में कोई स्ट्रेन नहीं है। तो नंबर 4 इज द मोस्ट स्टेबल।
सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा होना चाहिए, सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए फर्स्ट वाला, बिकॉज वहां पर दो दो स्ट्रेन काम कर रहे हैं, टॉर्सनल भी और स्टेरिक भी, तो फर्स्ट गया सबसे पीछे। अब बचे दो ठो, 2 और 3, यहां चेक करते हैं। तो एक हमारा क्या है गॉस फॉर्म, और एक हमारा क्या है पार्शियल एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है भैया, तो आप जानते हैं कि अगर बात करें गॉस फॉर्म की, तो गॉस फॉर्म क्या है, किसका पार्ट है, स्टैगर्ड का पार्ट है, और वो किसका पार्ट है, एक्लिप्स का। अपन ने पीछे फैसला किया था कि स्टैगर्ड और एक्लिप्स में कंपेयर करना हो, मान लो एक स्टैगर्ड है और एक एक्लिप्स, अच्छा क्या होता है स्टैगर्ड या एक्लिप्स, बताएं अच्छा क्या होता है, एस की ई, स्टैगर्ड या एक्लिप्स, स्टैगर्ड इज बेटर है कि नहीं। इसीलिए बताओ स्टैगर्ड का पार्ट कौन है इसमें से, गॉस वाला या फिर पार्शियल एक्लिप्स, कौन है, कौन है स्टैगर्ड का पास, स्टैगर्ड का पार्ट कौन है, गॉस है कि नहीं, ऑब्वियस बात है, इसलिए गॉस बेटर होगा। तो नंबर 2 आगे और लास्ट यहाँ पर नंबर 3। तो याद रखें दोनों एक्लिप्स वाले कहाँ आते हैं, सबसे पीछे, 1 और 3 पीछे, उनमें आपस में तय करना है, तो 2 स्ट्रेन और 1 स्ट्रेन उसके उस पर कर लेंगे। वैसे ही दोनों स्टैगर वाले आगे आते हैं, उनमें कंपेयर करना है, तो एक में स्ट्रेन लग रहा है एक में लग ही नहीं रहा, वो आगे चल जाएगा इस तरीके से। तो 4 2 3 1 मतलब एक जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखा जाए तो क्या आएगा, सबसे पहले स्टैगर्ड सबसे आगे, फिर क्या आएगा गॉस फॉर्म, फिर क्या आएगा पार्शियल एक्लिप्स, और लास्ट में क्या आएगा फुल्ली एक्लिप्स। ये एक बनता है जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी गॉस। ठीक है भैया, जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इस तरीके से करना होता है। मामला आया क्या, पूरा मामला खोलकर आपके सामने रख दिया है, बताइए अब पूरा मामला आया क्या, पूरा मामला आया क्या, किसे बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स, किसे बोलते हैं पार्शियल एक्लिप्स, किसे बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन, किसे बोलते हैं इस तरीके से, इस तरीके से नाम क्या होता है वॉन डर स्ट्रेन, किसे बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। ये सारी बातें अपन ने कर ली हैं। चलिए अब इसकी सारी बातों को अपने को करना है कलेक्ट, लिखना पड़ेगा। तो आओ करते हैं कलेक्ट। तो एक काम करें क्या कि मैं बोल के लिखा दूं क्या आपको, क्या बोल के लिखाऊंगा तो लिख लेंगे क्या आप, या फिर मैं लिख के दूं आपको हमेशा की तरह, ये मुझे बहुत सारी लिखना पड़ेगा, बोल दूं मैं लिख लेंगे, शाबाश बहुत बढ़िया वेरी गुड, जनता ने बोला बोल दीजिए ओके। लिखे फिर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, लिखें सम इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ, आराम से बोल रहा हूं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, some important terms of conformational isomerism, some important terms of conformational isomerism। डाल दिया हेडिंग, चले अब पहला लिखें, लिखें पहला फर्स्ट वन डाइहेड्रल एंगल, पहला आएगा डाइहेड्रल एंगल, पहला टर्म है डाइहेड्रल एंगल, पहला टर्म है डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, लिखें डाइहेड्रल एंगल को, एंगल बिटवीन वैलेंसीज ऑफ, एंगल बिटवीन वैलेंसीज ऑफ, एंगल बिटवीन वैलेंसीज ऑफ फ्रंट कार्बन एंड रियर कार्बन, एंगल बिटवीन वैलेंसीज ऑफ फ्रंट कार्बन एंड रियर कार्बन, फ्रंट कार्बन एंड रियर कार्बन, OR एंगल बिटवीन टू प्रायोरिटी ग्रुप, OR एंगल बिटवीन टू प्रायोरिटी ग्रुप, और एंगल बिटवीन टू प्रायोरिटी ग्रुप। पहला डन है भैया, चले अगला नंबर 2 एक्लिप्स फॉर्म, नंबर 2 एक्लिप्स फॉर्म, नंबर 2 एक्लिप्स फॉर्म लिखें, it is a conformer, it is a conformer in which, it is a conformer in which valencies of front carbon, in which valencies of front carbon, in which valencies of front carbon hides the valencies of rear carbon,
It is a conformer in which valencies of front carbon hides the valencies of rear carbon. Valencies of rear carbon. So dihedral angle is 0 degree. So dihedral angle is 0 degree. So dihedral angle is 0 degree. एक्लिप्स फॉर्म में डायहेड्रल एंगल क्या होता है? 0 होता है. हम जानते हैं कि बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आएगा तो फ्रंट और बैक की देखते अपन है कि नहीं ऐसा, तो हम जानते हैं क्या जाएगा 0 डिग्री. नेक्स्ट लिखें अब इस एक्लिप्स फॉर्म के बाद इसी में थर्ड लिखें. थर्ड पॉइंट फुली एक्लिप्स. फुली एक्लिप्स थर्ड हेडिंग है फुली एक्लिप्स. लिखें फुली एक्लिप्स में when same groups hides out each other, when same groups hides out each other, when same groups hides out each other, when same groups hides out each other. डन है? ठीक है. नंबर नेक्स्ट पार्शियली एक्लिप्स. partially eclipse, partially eclipse यहाँ in this form valencies of front carbon, in this form valencies of front carbon hides the valencies of rear carbon. In this form valencies of front carbon hides the valencies of rear carbon, but different valencies hides out each other. But different valencies hides out each other. But different valencies hides out each other. यहां तक किसी का छूटा है? सबका डन है एकदम यहां तक? एक बार सब लोग दिखा देंगे उठा तो आगे बढ़ जाऊं. वेरी गुड, सबने छाप लिया. ग्रेट. चलिए अगला नंबर 5 स्टैगर्ड. स्टैगर्ड स्लैश एंटी स्टैगर्ड या एंटी फॉर्म एक ही बात है. स्टैगर्ड या एंटी स्टैगर्ड. ठीक है. व्हेन सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट 180 एंगल, when similar groups are present at 180 angle, when similar groups are present at 180 angle. Next number 6 Gauss या partial staggered. Next is Gauss या इसे ही बोलते अपन पार्शियली स्टैगर्ड. गाउस या पार्शियली स्टैगर्ड. चले बोलूं क्या? when similar groups are present at 60 degree angle, when similar groups are present at 60 degree angle, when similar groups are present at 60 degree angle, when similar groups are present at 60 degree angle. ठीक है भैया. चलें अगली हेडिंग आएगी स्ट्रेन्स. अगली हेडिंग आएगी स्ट्रेन्स. स्ट्रेन्स समझते ना, तनाव. दो अपने पढ़े हैं, टॉर्सनल और वॉन्डरवाल, उसके बारे में बात करेंगे. तो अगली हेडिंग आएगी स्ट्रेन्स. डैश मार दें और लिखें पहला स्ट्रेन टॉर्सनल स्ट्रेन. पहला स्ट्रेन इज टॉर्सनल स्ट्रेन. स्पेलिंग बताऊं क्या? स्पेलिंग बतानी पड़ेगी क्या? लोग बोल रहे हैं यस. ओके. ये है टॉर्सनल. इसकी स्पेलिंग होती है टॉर्सनल स्ट्रेन. टॉर्सनल स्ट्रेन पहला है टॉर्सनल स्ट्रेन. चलें टॉर्सनल में लिखें अब. स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू
बॉन्ड पेयर रिपल्सन, strain produced due to bond pair repulsion, strain produced due to bond pair repulsion, full stop। आगे लिखें उसी में ही, when staggered form converts into eclipse, when staggered form converts into eclipse, when staggered form converts into eclipse, then torsional strain arises, then torsional strain arises, then torsional strain arises। नेक्स्ट लिखें अगला, दिस स्ट्रेन इज, इसमें दिस स्ट्रेन इज मैक्सिमम, इसमें लिखें दिस स्ट्रेन इज मैक्सिमम इन एक्लिप्स फॉर्म, दिस स्ट्रेन इज मैक्सिमम इन एक्लिप्स फॉर्म, so stability of eclipse, this strain is maximum in eclipse form, so stability of eclipse form is minimum, so stability of eclipse form is minimum, so stability of eclipse form is minimum। नेक्स्ट लिखें अगला स्ट्रेन, वंडर वॉल स्ट्रेन, वंडर वॉल स्ट्रेन, वंडर वॉल स्ट्रेन, वंडर वॉल स्ट्रेन में लिखें उसी को, वंडर वॉल स्ट्रेन में ना ऐसे स्लैश मार के लिख दो स्टेरिक स्ट्रेन, ताकि कंफ्यूजन ना हो, सेम बात है। वंडर वॉल स्ट्रेन ही क्या है, स्टेरिक स्ट्रेन, वंडर वॉल स्ट्रेन स्लैश स्टेरिक स्ट्रेन। चलें लिखें, strain produced due to repulsion between bulky groups, strain produced due to repulsion between bulky groups, strain produced due to repulsion between bulky groups, full stop। आगे लिखो उसी में, it is maximum in fully eclipsed conformer, it is maximum in fully eclipsed conformer, it is maximum in fully eclipsed conformer, so fully eclipsed conformer is least stable, so fully eclipsed conformer is least stable, so fully eclipsed conformer is least stable, so fully eclipsed conformer is least stable। आ रहा मामला, ठीक है भाई। चलें, और जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये आपने लिख लिया क्या, जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपने बात कर ली है कि पहले आता है स्टैगर्ड, फिर गॉस, फिर पार्शियल एक्लिप्स और लास्ट में फुल एक्लिप्स। ठीक है भैया। चलें, तो ये था मामला कुछ, इसमें कुछ बातें आपने को समझनी चाहिए। एक देखो, एक चीज बताता हूँ आपको अंदर की बात है ना, शानदार चीज है ये। ठीक है, देखें अपन ने जो लिखा है, एक लिखा है कि एंगल, जो डाइहेड्रल एंगल है, अपन ने लिखा है कि एंगल बिटवीन फ्रंट एंड रियर कार्बन वैलेंसीज, या फिर एंगल बिटवीन प्रायोरिटी ग्रुप। इसका क्या मतलब, ध्यान से देना। जैसे कि मान लो मामला क्या आ रहा है, आपसे बोला जाए कि डाइहेड्रल एंगल कितना होता है, तो आप जानते हैं कि फ्रंट और बैक की वैलेंसी है, तो यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 60, एक में 0 एक में 60। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ कितना 0, फिर कितना हो गया 60, फिर कितना हो गया 0, फिर कितना हो गया 60, इस तरीके से। तो 60 0 60 0, या तो 60 या तो 0, यही होता है डाइहेड्रल एंगल। लेकिन अगर किसी ने कह दिया एंटी फॉर्म बोला गया, एंटी या फिर एंटी स्टैगर्ड, मतलब एंटी टर्म सुनने को मिल गया, तो एंटी टर्म मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब ये होता है, आप ये माने कि एंटी का मतलब होता है कि आप ये माने कि दो एग्जैक्टली सेम ग्रुप एकदम अपोजिट 180 पर हैं,
तो अगर एंटी टर्म सुनने को मिल गया तो आपको वहां पर डाइहाइड्रल एंगल कितना बोलना है, 180 बोलना है। जैसे कि यहाँ पर अगर एंटी लिखा हुआ है तो एंटी के लिए कितना लिख दूंगा, 180 डिग्री, बिकॉज एंटी टर्म माना ही तब जाता है जब सेम ग्रुप कहाँ हो, अपोजिट हो 180 पे, तो वो 180 के रेस्पेक्ट में सोचने बोल रहा है। अदरवाइज इन जनरल क्या मानना है, 0 या 60, 0 या 60, या तो 0 होगा या तो 60 होगा। मगर अगर एंटी बोला जाए, एंटी फॉर्म, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म, एंटी बोला जाए, एंटी टर्म आ रहा है, तो उस केस में आपको 180 मानना है। मतलब क्या, प्रायोरिटी ग्रुप, इसलिए बोला मैंने एंगल बिटवीन प्रायोरिटी ग्रुप। जैसे कि मान लो अगर 180 मतलब मान लो एंटी बोला जाए, तो एंटी के कब होगा, जब आप किसी दो ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेंगे, मान लो ये, और एग्जैक्ट सेम ग्रुप कहाँ आ रहा है, अपोजिट पर, तो ये एंगल बिटवीन प्रायोरिटी ग्रुप और दोनों CH3 के बीच का एंगल कितना आएगा, 180 का एंगल आने वाला है। इसे पहले लिखा है कि डाइहाइड्रल एंगल है क्या चीज, कि फ्रंट और बैक की वैलेंसी का तो एंगल है ही है, पर साथ ही साथ एंगल बिटवीन प्रायोरिटी ग्रुप बोला जाता है। क्यों, एंटी टर्म आएगा तो 180 मारना है। पर मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम में नीट के जो लेवल कहता है वो आपको 180 के लेवल तक लेकर नहीं जाएगा, वहां पर आपको मोस्टली आपका आंसर कितना टिक हो जाएगा, 180 के बजाय 60 से काम चल जाएगा, या तो 0 या तो 60, या तो एक्लिप्स या तो स्टैगर, खेल खत्म, 0 60 0 60 0 60। जब तक स्पेसिफिकली बोला ना जाए तब तक आपको 180 नहीं मारना है, बता रही क्या ऐसा, तो 0 और 60 से काम चल जाएगा। सिंपल है भैया। इसके बाद आपके लिए होमवर्क है, जो आपको घर पे आज जाकर जो एक पेज गिवन है एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन में, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिले आपको नोट करना है। अगली क्लास में मैं भी इसमें नोट कराऊंगा जरूर, इसको कुछ लाइनें हैं, सम इम्पॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम एनसीईआरटी बोलकर कुछ लिखाऊंगा लास्ट में। ठीक है भैया, चलें एक दो सवाल और हैं वो देख लेते फटाफट, देखें। चलें तो बढ़ते हैं। ये बात हमारा क्या कि भैया होता क्या है, जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस बोल रहे हैं, टेस्ट सिलेबस बेटा यही आएगा, आइसोमेरिज्म, कंप्लीट आइसोमेरिज्म जहां तक पढ़ लेंगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म टिल द एंड, जहां तक पढ़ लेंगे आइसोमेरिज्म वहां तक आएगा, सिर्फ आइसोमेरिज्म ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है भैया, IUPAC से कहीं कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ओनली आइसोमेरिज्म रखा है इस बार, अगली बार से फिर बैक पोर्शन आना शुरू कर देगा। ठीक है भैया, ऐसा तो बैक और फ्रंट दोनों आने लग जाएंगे अगली बार से, इस बारी खाली अभी ओनली आइसोमेरिज्म। ठीक है, टेस्ट सिलेबस, ठीक है भैया, 5 दिसंबर के लिए ऐसा। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारा आता है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, फिर ये केस ऐसा है कि बनता तो है कि नहीं, बताते हैं कि देखो हर बार ऐसा नहीं होता कि ये ही आगे आ जाए, कौन स्टैगर्ड, कभी कभी ऐसे भी कुछ स्पेशल केसेस हैं जिस केस में आपका जो गाउस फॉर्म है वो बन जाएगा मोस्ट स्टेबल। अब वही बचा है स्पेशल केसेस। ठीक है भैया, समझते हैं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, WOF conformer of ethylene glycol will be most stable। मतलब एक मॉलिक्यूल का नाम लिख दिया इथाइलिन ग्लाइकॉल और बोला कि उसका कौन सा कन्फॉर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आपके ऑप्शंस वही आएंगे, कौन कौन से आएंगे, एक आएगा स्टैगर्ड, एक आएगा फुल्ली एक्लिप्स्ड, एक आएगा पार्शियल एक्लिप्स्ड और एक आएगा आपका गॉस। ठीक है भैया, यही चार ऑप्शन आएंगे। अगर इन जनरल ऑर्डर रहेगा तो आंसर क्या आना चाहिए था, स्टैगर्ड आना चाहिए था। समझते हैं खेल को, देखते हैं। क्या आप इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर जानते हैं क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर जानते हैं क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल किसे कहते हैं, किसी को पता है क्या, कोई जानता है इथाइलिन ग्लाइकॉल? यस, वेरी गुड, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2 यहां भी OH और यहां भी OH, इसे बोलते हैं ग्लाइकॉल। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन, तीनों पर OH, इसे बोलते हैं ग्लाइकॉल। आइए इसका बनाकर देखते हैं। जब इसका आप बनाने जाएंगे, क्या बनाने जाएंगे, कन्फॉर्मर, एक को लेंगे फ्रंट कार्बन, एक को लेंगे बैक कार्बन। चलिए समझते हैं खेल को। तो मान लो एक बन गया फ्रंट कार्बन, इसकी वैलेंसीज, और एक बन जाएगा आपका रियर कार्बन। तो फ्रंट कार्बन पर क्या आएंगे वैलेंसीज, 2 हाइड्रोजन और एक OH। आओ एक बना दिया अपन ने फ्रंट कार्बन का, यहाँ पर ये OH और ये H और ये H, मतलब CH2OH। फ्रंट कार्बन में कहीं कोई दिक्कत है किसी को, बताएं? फ्रंट कार्बन एकदम सही है भैया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ यारों, फ्रंट कार्बन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए आए बैक कार्बन ड्रॉ करते हैं, रियर कार्बन। अगर रियर कार्बन की बात की जाए, जब ये फॉर्म बनेगा
ऐसा, ये ओ एच, यहाँ पर रियल में भी क्या है, एक दो एच है और एक ओ है, तो ये ऐसा ये बन जाएगा। ये कौन सा फॉर्म है बता सकते क्या, ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, इन चारों में से कौन सा फॉर्म है ये, है कि नहीं, गॉस फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, गॉस फॉर्म, बिकॉज सेम वैलेंसी के बीच में कितने का एंगल है, 60 का। अपन ने ये लिखा है कि जब सेम वैलेंसी के बीच में 60 का एंगल हो तो बनता है गॉस फॉर्म। ठीक है भैया, गॉस फॉर्म बन जाएगा। अब इस केस में होता पता क्या है, जब ये फॉर्म बनता है ना, तो इस OH और इस O के बीच में यहाँ पर होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे बोलते हैं इंट्रा एच बॉन्डिंग। और जब भी इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो जाए तो उस एच बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। किसकी बढ़ जाती है स्टेबिलिटी, गॉस फॉर्म की। तो इस गॉस इस बार हीरो बन जाएगा। गॉस को पता है मैं क्या बोलता हूँ, प्यार से बोलता हूँ गॉस को मैं प्यार से घोचू फॉर्म बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, घोचू, घोचे फॉर्म, घोचू फॉर्म, ऐसा मेरा बोलना है, इससे याद रहता है कि घोचू फॉर्म बोलता हूँ। घोचू पीछे आता था पहले, पर हर घोचू घोचू नहीं रहता। हर घोचू को दुनिया में एक बार भगवान जरूर मौका देते हैं हीरो बनने का, ये वो मौका है। और इस मौके को घोचू ने लपक लिया और आज इस पूरे मोहल्ले में सबसे आगे चला गया, मोस्ट स्टेबल बन गया इंट्रा एच बॉन्डिंग करते हुए। बता रही है क्या, ऐसा इंट्रा एच बॉन्डिंग करते हुए। ठीक है भैया, ऐसा। इसी पर बेस कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो अपन देखेंगे अगली मुलाकात में। इसे समअप करेंगे किससे, कन्फर्मर को, और इसे खत्म करके अपन अगली मुलाकात में ऑप्टिकल कन्फर्म अपना स्टार्ट हो ही जाएगा। बात आ रही है भैया, चलिए तो अगली मुलाकात में ऑप्टिकल की एंट्री होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट। आई थिंक टाइम हो गया, टाइम हो गया ना, टाइम मेरे ख्याल से यहीं तक था, है कि नहीं, यस यस टाइम हो चुका है, टाइम से आई थिंक 2 मिनट ऊपर भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आप सीख रहे होंगे चीजें रोज नई नई, और आपको फुल मजा आ रहा होगा, आपसे क्वेश्चन भी बन रहे होंगे। ठीक है भैया, चले तो अगली मुलाकात में इसे खत्म कर देंगे। आपको होमवर्क दे देंगे कंप्लीटली GI, और इसके होमवर्क भी आपको मैं टिक करा दूंगा। ठीक है, चले आप वो कर लीजिएगा और फिर चल जाएंगे ऑप्टिकल की तरफ। ठीक है भैया, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस, एंजॉय।